Everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on transformer. देखो ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, जो वोल्टेज को क्या कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर ले, और अगर हाई वोल्टेज है उसे किस में कन्वर्ट कर दे, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर. देखो, इट इज ए डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वोल्टेज. इट इज यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज. अगर आपके पास कोई इनपुट वोल्टेज है, ये उसे स्टेप अप भी कर सकता है. जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, स्टेप अप मीन्स कम वोल्टेज को कैसे करेगा, वो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा लो वोल्टेज को, तो स्टेप अप हो गया. और स्टेप डाउन क्या हो गया, पहले आपके पास वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है और आपने उस वोल्टेज को क्या करना है, अगर कम करना है, आउटपुट वोल्टेज अगर हमें कम चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टेप डाउन. सो इट इज यूज्ड टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द इनपुट वोल्टेज. तो देखो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं. फर्स्ट वन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर. इफ इट इंक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, अगर वो इनपुट वोल्टेज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. मीन्स पहले आपके पास लो वोल्टेज है पर आपको कैसी वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या किसका यूज करोगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का. वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इफ इट डिक्रीजेस द इनपुट वोल्टेज, अगर वो इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, वो लो वोल्टेज में, उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. क्लियर है. अब देखो, कभी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और कभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये डिपेंड करता है कि हमें वोल्टेज की वैल्यू, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो हमें कैसी चाहिए. अगर हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो हम क्या यूज कर लेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अगर हमें कम चाहिए होंगी और आपके पास जो सप्लाई हो रही है वोल्टेज की वो कैसी है, ज्यादा है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. और देखो कभी कभी हम दोनों ट्रांसफार्मर भी यूज कर लेते हैं. जैसे घर में वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी यूज होता है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मान लो कि हाई सप्लाई आ गई है वोल्टेज की और आपको जो भी इलेक्ट्रिकल आपके पास चीज है उसके लिए आपको कैसी चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, है ना, तो वो वहां से एडजस्ट हो जाता है, हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है वो लो में. और कई बार लो वोल्टेज सप्लाई हो रही है और आपको कैसी चाहिए, हाई वोल्टेज, तब भी वो वहां से एडजस्ट कर लेता है वोल्टेज रेगुलेटर. ठीक है. तो वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों यूज होते हैं. क्लियर हो गया. ओके. अब देखो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. किस पे बेस्ड है ये, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. देखो म्यूचुअल इंडक्शन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना. अभी हम देखो आगे भी यहां कर लेंगे. अभी देखो कंस्ट्रक्शन इसकी कैसी है, इस तरह से आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. ठीक है. अगर एग्जाम में आ जाता है तो देखो होता क्या है, इसमें टू टाइप्स की कॉइल होती हैं. एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक होती है सेकेंडरी कॉइल. ये प्राइमरी कॉइल को हमने नाम दे दिया P से और सेकेंडरी कॉइल को नाम दे दिया हमने S. ठीक है. ये कॉपर वायर की होती हैं ये कॉइल्स. अब देखो ये जो कॉइल्स हैं ये वाउंड होती हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर पे. सेम सॉफ्ट आयरन कोर है ये वाला. ठीक है. इस पे बाउंड होती हैं प्राइमरी कॉइल्स भी और सेकेंडरी कॉइल भी. और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, जो प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. हम मान लेंगे कि जो प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स है वो NP है और NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल. क्लियर है. ओके. अब देखो जो प्राइमरी कॉइल के साथ हम क्या अटैच करते हैं, AC सोर्स. मीन्स यहां से हम क्या दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज. और सेकेंडरी कॉइल के पास हमें यहां क्या मिलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलती है. मान लो यहाँ पे आप कोई भी लोड लगा दो, है ना, रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा दी, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिलती है. क्लियर है. अब ये डिपेंड करता है, देखो अभी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे वो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाते हैं और कैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम अपना जो है AC सोर्स जो भी है इनपुट वोल्टेज करेंगे और अगर हमें कैसी वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए या लो वोल्टेज चाहिए, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी. क्लियर हो गया. अब देखो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, बाद में देखते हैं यहाँ पे राइट डाउन क्या किया है, पहले हम वर्किंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी. देखो हमने क्या कहा, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, है ना. तो देखो होगा क्या, जैसे यहां से हम AC सोर्स को सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी,
चेंज होगी प्राइमरी कॉइल में। जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी, करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, है ना। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है, जिसे हमने क्या कहा था? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं जिसे, है ना। अब ये मैं ये सोच के चल रही हूँ, आपको ये सब चीजें पता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहां से हमने करंट सप्लाई किया तो क्या हो गया? करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हुई और मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हुई, जिसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या हो गया? इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई। अब देखो, जो यहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, यही वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये लिंक करेगा सेकेंडरी कॉइल के साथ भी, बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल है ना। तो इस सेकेंडरी कॉइल के साथ भी क्या होगा? जितना यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक कर रही है, और उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो जाती है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यही क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या था म्यूचुअल इंडक्शन? व्हेन देयर इज अ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, तो जो सेकेंडरी कॉइल में है वहां पे क्या इंड्यूस हो जाती थी? एक ईएमएफ हो जाती थी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर हो गया? ओके देखो, अब हमने यही वाली चीज यहाँ पे राइट डाउन की है। कंस्ट्रक्शन में देख लें पहले। ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है ये वाली, है ना। हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी की डिफरेंट होती हैं। एंड वाउंड ऑन द सेम सॉफ्ट आयरन कोर। किसके ऊपर वाउंड होते हैं ये? सॉफ्ट आयरन कोर। सेम सॉफ्ट आयरन कोर पे क्या करते हैं? इनको हम वाउंड करते हैं। द कॉइल पी टू विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी। जहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। एंड द कॉइल फ्रॉम विच एनर्जी इज ड्रॉन और आउटपुट इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी। और जहां से हमें आउटपुट मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल के थ्रू हमें क्या मिलती है? यहाँ पे आउटपुट मिलती है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। देखो अब एक चीज इसमें और है, हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया? ठीक है, बिकॉज आपको पता, देखो जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है वो क्या होता है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, है ना। जो सॉफ्ट आयरन है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसकी परमेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उससे क्या होगा कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में लिंक कर रहा है वो सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर जाएगा किसके साथ? सेकेंडरी कॉइल के साथ। बिकॉज सॉफ्ट आयरन क्या है? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना। उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होने देगा। वो क्या करेगा? जितनी प्राइमरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है वो सारा का सारा कहाँ लिंक कर जाएगा? सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक कर देगा। इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी वर्किंग। व्हेन AC input is given to primary coil, the current in the primary coil changes, due to which flux link with the coil changes, and due to change in flux EMF will induced in primary coil called primary EMF। वही चीज जो हमने कही, क्या कहा हमने? देखो जब एक AC सोर्स को हम प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू चेंज होगी प्राइमरी कॉइल में, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होगी, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते थे, है ना। उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, उसे हम कहेंगे ईपी। देखो यही चीज हमने यहाँ, देखो अगेन आप देख लो वर्किंग में कैसे है। व्हेन एसी इनपुट इज given to primary coil, current in the primary coil changes due to which flux link with the coil changes, and due to change in flux EMF will induced in the primary coil called primary EMF। EP से उसे हम डिनोट करेंगे। अब ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा? जो भी वहां पे प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा था वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक करेगा, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो वहां भी क्या इंड्यूस्ड हो जाएगी? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी, और उसे हम क्या कहेंगे? ईएस। EMF induced in the secondary coil. Due to mutual induction, the same flux will link to the secondary coil, and hence due to change in flux, the EMF is induced in the secondary coil called secondary EMF, जिसे हम ES से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके अब देखो ये वर्किंग हो गई। अब इसका थ्योरी पोर्शन लेते हैं किस तरह से।
लेट एनपी एंड एनएस बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। एनपी हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड एनएस हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। और अगर अब हम कहें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू किसके बराबर होती थी, E इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, है ना, किसके बराबर होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है उसके साथ, है ना। अब देखो अगर फाई जो है एक टर्न के साथ फ्लक्स की वैल्यू कितनी है जो अटैच कर रही है, मान लो वो फाई है, ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन टर्न के साथ कितना होगा, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई एस की सॉरी ई पी की माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। पर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सबकी वजह से चाहिए, कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे एनपी के साथ, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। देखो यही चीज हमने यहाँ पे की, ईपी इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। एनपी से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है प्राइमरी कॉइल की, एनपी, इन सबसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, इसे हमने ईएस से डिनोट किया है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस एनएस डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, बिकॉज जो ये फ्लक्स की वैल्यू है ये तो सेम ही रहेगी जो प्राइमरी कॉइल में, जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में है वो सारा का सारा कहाँ लिंक कर रहा है, सेकेंडरी के साथ। तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो ये वाली आ गई, वेयर फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न। फाई कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ईच टर्न के साथ जो लिंक कर रहा है। और अगर हमें पूरे नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालना था तो हमने प्राइमरी के लिए एनपी से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंडरी के लिए एनएस से मल्टीप्लाई कर दिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, मान लो ES डिवाइडेड बाई ईपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, NS डिवाइडेड बाई NP आ जाएगा। जो ये वाला रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है। इसे हम, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, टर्न रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर है, ओके। अब देखो इस रिलेशन से हमें एक चीज पता चल रही है कि ES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NS मीन्स, और EP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NP मीन्स। देखो कि ये वाला जो है आपके पास, अगर हमें ES क्या है, यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज मिल रही है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी कब, अगर NS की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब अगर हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। बिकॉज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता था। तो अगर हमें यहाँ पे हाई वोल्टेज चाहिए, ES की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो NS की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो ये जो मैंने पिक्चर ड्रॉ की है ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ना। बिकॉज इसमें देखो प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी की ज्यादा है। अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इट मीन्स क्या हो गया, NS की वैल्यू ज्यादा है, NS की वैल्यू ज्यादा है तो ES की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पे। क्लियर है, तो अब हमें पता लग गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू अगर हम ज्यादा कर दें तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। और अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर देंगे, कम। अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी तो सेकेंडरी जो वोल्टेज है वो वाली भी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा। क्लियर हो गया, देखो ये वाली, इसलिए ये वाली जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो अब हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, देखो जो ES की वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी EP के, है ना। क्योंकि हमें क्या, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम क्या कहते थे, हमें आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती थी, या आउटपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होती है ना। तो ES इज ग्रेटर देन EP, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम, सो NS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, NP से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तभी हमें क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना सकते हैं। और अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए, इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर,
और उस केस में क्या चाहिए होता है हमें, जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम, है ना। आउटपुट की वोल्टेज कम होनी चाहिए और इनपुट की ज्यादा, तभी स्टेप डाउन बनेगा। तो इसका मतलब NS की वैल्यू क्या होनी चाहिए, NP से कम होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो करंट के साथ कैसे वेरी करता है ES और EP। देखो अगर हम अब कंसीडर कर रहे हैं इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, मान लो कोई एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है, मीन्स हम आइडल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगी। जितनी इनपुट पावर होगी वो किसके बराबर होगी, आउटपुट पावर के, मीन्स 100% एफिशिएंसी है। ठीक है, पावर की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज इंटू करंट, मीन्स जो आपके पास प्राइमरी, जो आपके पास इनपुट वोल्टेज है, इनपुट पावर है, वो क्या हो गया, EP IP इक्वल टू किसके बराबर होगा उस केस में, आउटपुट पावर के, मीन्स जो आपके पास सेकेंडरी में पावर है ES इंटू IS। क्लियर है। अब देखो अगर हम ES डिवाइडेड बाई EP कर दें यहां से, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, IP डिवाइडेड बाई IS। तो यहां पर तो क्या हो रहा है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। देखो ES से IS और EP से IP इन्वर्सली वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या है, क्या होगा कि अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, ठीक है, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो उस केस में वोल्टेज की वैल्यू तो ज्यादा होगी पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो करंट के साथ ऐसा रिलेशन है, इसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ये वाली चीज देखो क्या राइट डाउन किया है, दस स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप द वोल्टेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो क्या करता है, स्टेप अप करता है, बढ़ाता है। ठीक है, बट स्टेप डाउन द करंट, करंट को क्या कर देता है, स्टेप डाउन, एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो में। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन द वोल्टेज, वोल्टेज को तो वो स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ना, बट स्टेप अप द करंट एग्जैक्टली इन द सेम रेशियो, बिकॉज ये कैसे वेरी कर रहे हैं, इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। क्लियर हो गया। देखो बस यही चीजें थी इसमें, है ना। हमने क्या, देखो इसका थ्योरी पोर्शन आपने अच्छे से देख लेना है। हमने क्या कहा, देखो अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं सेकेंडरी कॉइल में अगर ज्यादा होंगी तो आउटपुट भी कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब अगर मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो हमें सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज एज कंपेयर टू प्राइमरी। और अगर हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स क्या होनी चाहिए, अगर हमें स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा होंगी और सेकेंडरी में कम होंगी, बिकॉज जो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, जो EMF की वैल्यू है, वो डायरेक्टली वेरी करती है नंबर ऑफ टर्न से। तो देखो आज हमने ट्रांसफार्मर के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।